बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री के जो डिफरेंट ब्रांचेस लास्ट स्टेज में हमने पढ़ा था उनमें डिफरेंशिएट करेंगे, उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे या उनमें एक मिसाल लेके उनको आपस में एक दूसरे से उनमें डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो हमने जितने भी 8 ब्रांचेस हैं उनको एक बार फिर आप रिवाइज करें और फिर आप देखेंगे इस टॉपिक को, जिसमें हम डिफरेंट ब्रांचेस को दोबारा से उनके डेफिनेशंस एग्जांपल के थ्रू हम उनको देखेंगे। तो हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे विनेगर, जो आप घरों में यूज करते हैं सिरके को, और वो विनेगर असल में है क्या चीज, 5% एसिटिक एसिड होता है, यानी वो सोल्यूशन है किसका, एसिटिक एसिड का। कितना सोल्यूशन है, 5%। 5% का मतलब क्या हुआ कि उसमें अगर आप 5 ml एसिटिक एसिड डालें और 95 ml मिलीलीटर वाटर डालें और इनको मिलाएं, तो मिलाने से 5% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो जो 5% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है उसको विनेगर के तौर पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, और ये कौन सी स्टेट होती है इसकी, लिक्विड स्टेट, यानी कलरलेस लिक्विड है। और जो सिरके में जो स्मेल होती है वो एसिटिक एसिड की वजह से होती है। तो जो सिरके की स्मेल है वो असल में एसिटिक एसिड की क्या होती है, स्मेल होती है। तो इसकी एक पार्टिकुलर स्मेल होती है। कलरलेस क्या होता है, ये लिक्विड होता है, और ये असल में होता क्या है, 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। यानी 5% सॉल्यूशन का मतलब है कि आप 5 मिलीलीटर वाटर, 5 मिलीलीटर एसिटिक एसिड कितने मिलीलीटर वाटर में, 95 मिलीलीटर वाटर में आप ऐड करें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा। 95 ml इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसको हम मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे और आप खुद बताएंगे कि ये कौन सी ब्रांच होगी केमिस्ट्री की। मसलन पहली जो इसकी डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट, यानी ये है तो किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। हम कैसे इसको किस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, या इसको लिक्विड से किस स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्टडी करेंगे, और साथ मुख्तलिफ लॉस और थ्योरीज जो दी गई हैं जिनकी मदद से हम इस एसिटिक एसिड का क्या मालूम करें, स्ट्रक्चर मालूम करें। तो वो कौन सी ब्रांच में कहलाएगी केमिस्ट्री की, शाबाश, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लॉस और थ्योरीज को स्टडी करते हैं जो मैटर की प्रॉपर्टीज और इसकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये एक कंपाउंड है, उसको जितने भी लॉस और थ्योरीज दी गई हैं ताकि हम इसका स्ट्रक्चर देख सकें, स्ट्रक्चर मालूम कर सकें। स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए हम लॉस थ्योरीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, मसलन कैसे इस लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करें, टेंपरेचर कम करेंगे, कूल करेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, या इसको आप इवेपोरेट करेंगे या बॉयल करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। तो कैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट और लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, या इसको जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी थ्योरीज दी गई हैं उनको या लॉस को स्टडी करेंगे, तो वो उस ब्रांच को हम क्या नाम देंगे, वो ब्रांच कौन सी कहलाएगी, फिजिकल, शाबाश, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। तो ये इसकी पहली ब्रांच को आपने एसिटिक एसिड पे अप्लाई करके आपने उसमें देख उसकी जो डेफिनेशन थी उसको दोबारा आपने देखा। अब जो दूसरी इसकी स्टडी है, मसलन ये क्या है, एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसमें आप देखें तो C किसका सिंबल है, कार्बन का, C किसका सिंबल है, कार्बन का। तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कहाँ स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या नाम देते हैं जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब इस कौन कौन सी स्टडी, मसलन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्योंकि कार्बन का कंपाउंड है तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कैसे प्रिपेयर होता है, कौन सा मेथड यूज होता है जिससे इंडस्ट्री में एसिटिक एसिड क्या करते हैं, बनाते हैं। और उसके बाद फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या हैं, एसिटिक एसिड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। यानी हमने अभी इसका कहा कि कलरलेस लिक्विड है और इसकी क्या होती है, एसिटिक एसिड लाइक क्या होती है, विनेगर लाइक स्मेल होती है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये मुख्तलिफ रिएक्शंस में इन्वॉल्व होकर इससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
जब हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन मौजूद है, इसलिए ये सारी जो स्टडी है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होने की वजह से इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसको स्टडी करते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि ये कार्बन का कंपाउंड है इसलिए इसकी जो स्टडी कहलाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी स्टडी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करेंगे तो वो कौन सी ब्रांच कहलाएगी? फिजिकल कौन सी केमिस्ट्री कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। उसके बाद जो तीसरी ब्रांच, इसके जो स्टडी करें हम किनको? इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? सी किसका सिंबल है? कार्बन का। उसके बाद H हाइड्रोजन, सेकंड टाइप ऑफ एलिमेंट। थर्ड टाइप कौन सी इसमें? O ऑक्सीजन। तो इसमें कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं? 3 टाइप के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये कंपाउंड तो इनऑर्गेनिक है। अब कंपाउंड की स्टडी हम इसको ऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे, लेकिन अगर इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इनको अलग से स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? कौन सी ब्रांच कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसको स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली अगर हम स्टडी करेंगे, उसमें हमने कहा था डिफिनेशन करते हुए कार्बन भी इंक्लूड होगा, यानी कार्बन को भी अलग से अगर हम स्टडी करें तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जिस ब्रांच में हम अलग अलग लेके स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच कौन सी केमिस्ट्री कहलाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं एसिटिक एसिड के, क्योंकि हम इसको डाइट में यूज करते हैं, फूड को एक खास फ्लेवर देने के लिए एसिटिक एसिड उसमें क्या होता है? यूज होता है। खासकर जो पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो अचार में एसिटिक एसिड क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो उसको खास क्या देता है? एक टेस्ट देता है, एक फ्लेवर देता है। तो अब उस एसिटिक एसिड को हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? उस एसिटिक एसिड उस अचार के अंदर या मुख्तलिफ फूड के अंदर हम उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या सेल के अंदर जब पहुंचेगा तो मुख्तलिफ रिएक्शंस में वो क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। तो केमिकल रिएक्शंस एसिटिक एसिड के कहां? बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बीइंग्स, इंसान के जिस्म के अंदर जो रिएक्शंस जिसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड इन्वॉल्व होता है रिएक्शंस में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम एसिटिक एसिड को स्टडी करते हैं। तो कौन सी ब्रांच कहलाएगी? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। शाबाश। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब एसिटिक एसिड को डाइट में यूज करेंगे तो वो कहां चला गया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर। अब उस बॉडी के अंदर वो कौन कौन से चेंजेस एसिटिक एसिड में होते हैं या एसिटिक एसिड कौन कौन से चेंजेस में से गुजरता है, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या नाम देंगे? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो इस एसिटिक एसिड की इस एंगल से या ये जो स्टडी कहलाएगी वो किस ब्रांच में फॉल करेगी? बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी वो है ब्रांच है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसकी जो स्टडी बोलेंगे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड ऑन द लार्ज स्केल, यानी कोई मेथड यूज करेंगे एसिटिक एसिड बनाने का या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अब मेथड और टेक्नोलॉजी यूज करके एसिटिक एसिड को लार्ज स्केल में बनाने को क्या नाम देंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिफाइन किया था, यूजफुल सब्सटेंस को लार्ज स्केल में बनाने के लिए जो मेथड यूज होता है या जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उस स्टडी को क्या नाम देते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब एसिटिक एसिड एक यूजफुल सब्सटेंस है, ये तकरीबन हर घर में क्या होता है? यूज होता है। तो इसको बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? क्या टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी इसके बनाने में यूज होती है? तो उसको जब हम स्टडी करेंगे एसिटिक एसिड को तो वो कौन सी ब्रांच कहलाएगी? उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या नाम देंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस एंड न्यूट्रॉन ऑन एसिटिक एसिड, यानी मुख्तलिफ शुआओं का और न्यूट्रॉन्स का। तो जो शुआएं यानी कोई भी रिएक्शन जो न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं? न्यूक्लियस की वजह से। किस वजह से होंगे? न्यूक्लियस की वजह से। तो हमने कहा कि जो रेडिएशंस इमिट होते हैं या रेडिएशंस किसी एटम के ऊपर हम बम्बार्ड करते हैं तो उसका इफेक्ट किस पे होता है? एटम के न्यूक्लियस के ऊपर होता है। अब इस एसिटिक एसिड पे न्यूट्रॉन्स का क्या इफेक्ट है? जब हम बम्बार्ड करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की वजह से उस एसिटिक एसिड पे कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? और दूसरा मुख्तलिफ न्यूट्रॉन्स और रेडिएशंस
तो इनके इफेक्ट को जब हम स्टडी करेंगे तो वो किसको इफेक्ट करता है, कौन किस में चेंज लाता है, न्यूक्लियस में। तो वो ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की, उसको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये जो ब्रांच है ये किस केमिस्ट्री में फॉल करेगी, ये जो स्टडी है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम किसको स्टडी करते हैं, वो सारे चेंजेस जो कहां आते हैं, एटम के न्यूक्लियस में आते हैं। तो उस चेंजेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूट्रॉन्स की वजह से या रेडिएशंस की वजह से चेंजेस कहां आती हैं, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जो चेंजेस आती हैं उसकी स्टडी को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच, इसका अगर हम इसको डाइट में यूज करते हैं तो क्या ये हमारे सेहत के ऊपर इसके क्या क्या मुज़िर असरात हैं, क्या कोई एडवर्स इफेक्ट्स है या नहीं है, अगर है तो कौन से हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो उसको जब हम स्टडी करेंगे तो कौन सी ब्रांच कहलाएगी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी इंसान भी एनवायरमेंट का क्या है, पार्ट है, कंपोनेंट है। अब जब हम एसिटिक एसिड को यूज करते हैं तो एसिटिक एसिड हमारी बॉडी में जाके, या अचार हम इसमें एसिटिक एसिड ज्यादा होता है तो उसको लेते हैं, तो क्या वो हमारी सेहत के लिए बेहतर है या नहीं है। तो जब उसको स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या नाम देंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसके जो मुज़िर असरात हैं इंसानी सेहत के इस कंपाउंड के या ये हमारी बॉडी में जाके दूसरे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होकर इससे दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं। तो इससे बनने वाले कंपाउंड्स के और इस कंपाउंड के इंसानी सेहत पे कौन से मुज़िर असरात हैं, उसको जब स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या नाम देंगे, कौन सी ब्रांच कहलाएगी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगी। क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम किसको पढ़ते हैं, उन सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को या हार्मफुल सब्सटेंस को स्टडी करते हैं जो इंसान पे या एनवायरनमेंट के किसी पार्ट पे उससे क्या होते हैं, मुज़िर असरात होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो ये एसिटिक एसिड यूज होता है डाइट में, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर इसके कौन से मुज़िर असरात हैं उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच कौन सी कहलाएगी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगी। और लास्ट जो ब्रांच है, यानी हम इसको परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है और उनकी तादाद कितनी है उसको मालूम करने के लिए, उसके बाद किस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट मालूम करने के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कोई मेथड यूज करेंगे। तो आप इसमें क्योंकि हम कंपोजिशन मालूम कर रहे हैं, मतलब एसिटिक एसिड नाम से आपको नहीं पता कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी तादाद कितनी है। जब आप पहले इसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करेंगे मुख्तलिफ एपरेटस यूज करके, इंस्ट्रूमेंट यूज करके, जिस तरह मैंने आपको नाम दिया था क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोमेट्री है, तो ये मुख्तलिफ एपरेटस यूज करके आप इसकी क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करेंगे। तो पहले आपको पता चलेगा कि इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन, 3 टाइप के एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर उनकी तादाद कितनी मौजूद है तो वो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 कार्बन के एटम्स होते हैं, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो ये आपको कहां से मालूम होगा, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने से। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करेंगे, वो एक एपरेटस है, कोई बीकर में डालेंगे वो भी एक एपरेटस है। तो एपरेटस यूज होता है जो इसके मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट मालूम करने के लिए और इसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए जो स्टडी करेंगे। तो ये किस कौन से ब्रांच वाले इसको स्टडी करेंगे, किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, तो ये जो लास्ट ब्रांच जो रहती है दैट इज शाबाश एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये जिसमें हम कंपोजिशन मालूम करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मालूम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मालूम करते हैं और मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या नाम देंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री करेंगे। तो इस तरह हमने एक मिसाल लेके दोबारा से जितने ब्रांचेस को हमने डिफाइन किया था इनको दोबारा हमने क्या किया, एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया। एक दफा इसको देखें, यानी एसिटिक एसिड की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये होता किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, कैसे कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, उसके लिए लास्ट थ्योरीज पढ़ेंगे और लास्ट थ्योरीज इसकी कंपोजिशन मालूम करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए कि कैसा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो मतलब एसिटिक का स्ट्रक्चर सिंपल सा अगर आप देखें तो कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच होता है, ऑक्सीजन, इसके साथ इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और इस कार्बन के साथ इधर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है CH3। तो इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करने के लिए साइंसदानों ने क्या किया है, लॉज और थ्योरीज लेके इसको एक्सप्लेन किया है। तो लॉज और थ्योरीज जो इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और साथ इसका ट्रांसफॉर्मेशन यानी इसकी प्रॉपर्टीज, कैसे ये सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में और कैसे लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होता है, तो वो स्टडी कौन सी ब्रांच कहलाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद क्योंकि ये कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहां स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।
तो इसलिए इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जहाँ स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो कुछ कार्बन के कंपाउंड्स मसलन हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, उन खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, इसलिए उनको कहाँ स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग से स्टडी करें एलिमेंट्स को, तो वो कौन सी ब्रांच कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। उसके बाद केमिकल रिएक्शन एसिटिक एसिड जो बॉडी के अंदर जाके वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है उसको स्टडी करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम कंपाउंड को स्टडी करते हैं तो वो कौन सी केमिस्ट्री कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री। टेक्नोलॉजी और मेथड का यूज ताकि एसिटिक एसिड को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करें, उसको वो कौन सी ब्रांच कहलाएगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद रेडिएशंस और न्यूट्रॉन्स का इस एसिटिक एसिड पे क्या इफेक्ट्स होते हैं उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो कौन सी ब्रांच कहलाएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद इंसान पे इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं इस कंपाउंड के इंसान की बॉडी में तो उसको क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और इसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मालूम करने के लिए जो हम मेथड और इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या नाम देंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इस तरह ये हमारे 8 जो ब्रांचेस हैं उनको एक दफा फिर हमने एक एग्जांपल लेके उससे हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे।